हेलो स्टूडेंट्स, हिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम क्लास 10th हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद को देखने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपने प्रीवियस चैप्टर में चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि किस तरह से यूरोप में राष्ट्रवादी भावनाएं विकसित होती हैं और नेशन स्टेट्स बनते हैं। इसी तरह से पूरे विश्व में प्रत्येक देश के राष्ट्रवाद के विकास की अपनी कहानी है। राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म का जो डेवलपमेंट है वो कोई क्षणिक घटना नहीं है कि बहुत ही थोड़े से समय में, एक दिन में, एक महीने में विकसित हो गई। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, ये एक लंबी प्रक्रिया है। भारत एक उपनिवेश था, एक कॉलोनी था, ब्रिटेन की कॉलोनी था। तो भारत जैसे ही अनेक देशों की भांति, ठीक है, यानी बाकी जो कॉलोनीज थे उन्हीं की तरह भारत में भी नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ शुरू हुई। यानी एंटी कॉलोनियल जो मूवमेंट था उसी के पैरेलल हमारे यहाँ नेशनलिस्ट फीलिंग डेवलप हुई। इसका मतलब ये है कि अंग्रेजी सरकार से आजादी के संघर्ष के दौरान ही हम आपस में एकजुट हुए। अब ये एकजुट की कहानी को समझने के लिए हम थोड़ा प्रीवियस हिस्ट्री को देखते हैं। आपने क्लास 8 में स्टडी किया है 1857 का रिवोल्ट। आपने स्टडी किया है कि किस तरह से मुगल एम्परर्स जो हैं उनका डिक्लाइन होता है और कैसे यूरोपियन कंपनियां भारत आती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अंग्रेजों के आने से पहले भारत में मुगलों का शासन था और अंतिम शक्तिशाली मुगल सम्राट था औरंगजेब। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और पूरे भारत पे जो मुगलों का शासन था, धीरे धीरे वो जो क्षेत्र है वो आजाद होते चले गए और नई नई जो क्षेत्रीय राज्य है उनका अस्तित्व हुआ। यानी जैसे अवध, जैसे बंगाल, जैसे हैदराबाद, जैसे मैसूर, मराठा, राजपूत, सिख, और हम कहें तो दिल्ली के आसपास ही केवल जो मुगल है वो सिमट के रह गए। यानी सिंपल भाषा में शक्तिशाली मुगल सम्राटों के अभाव में पूरे मुगल साम्राज्य के अधीन जो कभी प्रांत होते थे वो अब स्वतंत्र राज्य बन चुके हैं और आपस में शक्ति वृद्धि करने में लगे हैं और इसका फायदा उठाती हैं भारत में आने वाली यूरोपीय शक्तियां। भारत में कुल मिला के 4 यूरोपीय शक्तियां आई थी, ब्रिटिश, फ्रांसीसी, डच और पुर्तगाली, जिनके आपसी संघर्ष में ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो शक्तिशाली रही। चूंकि इन विदेशी कंपनियों का उद्देश्य आर्थिक लाभ कमाना था, इनका प्राइम उद्देश्य यही था, तो इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश कंपनी ने सबसे पहले बंगाल जो प्रांत है इसको विजित करने का प्रयास किया 1757 प्लासी के युद्ध से, और 1764 के युद्ध में, बक्सर के युद्ध में इसे पूर्णतः जीत लिया। और 1757 से लेके 1857 तक लगभग 100 वर्षों के टाइम में लगभग पूरे भारत को जीत लिया। और इस दौरान उन्होंने भारत में अनेक राजनीतिक आर्थिक नीतियां लागू की, सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में भी कुछ परिवर्तन किए। ये सारी जो नीतियां हैं, ये सारे परिवर्तन जो हैं कहीं न कहीं भारतीयों को पहले की व्यवस्था से अलग नजर आ रहे थे और धीरे धीरे लोग ये समझने लगे थे कि उनकी ये कष्टदायक जो जीवन है, उनकी आर्थिक शोषण, इन सब का रीजन है ब्रिटिश शासन। और वो एकजुट होते हैं और 1857 में भारत की आजादी का पहला संघर्ष होता है जो हम क्लास 8 में पढ़ चुके हैं। यद्यपि 1857 का रिवोल्ट सक्सेसफुल नहीं रहा, बट महत्व की दृष्टि से ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। कैसे? इसने राष्ट्रीय चेतना का निरंतर विकास किया, इसने आजादी प्राप्ति तक हमें कंटिन्यू मोटिवेट किया। तो 1857 के बाद बहुत सारी संस्थाएं बनी, ऐसी संस्थाएं जो चाहती थी पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करें अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ। लेकिन इनमें सबसे इम्पोर्टेंट संस्था थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो डियर स्टूडेंट्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हम विस्तार से पढ़ेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि कांग्रेस से पहले जिन भी संगठनों की स्थापना हुई उनके सदस्य या तो जमींदार या शिक्षित समृद्ध व्यक्ति थे और कहीं न कहीं वो पूरे भारत का रिप्रेजेंटेशन नहीं करती थी और जिनका उद्देश्य भारत को स्वतंत्रता दिलाना भी नहीं था, तो कहीं न कहीं वो हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसी के साथ
भारत में राष्ट्रवाद के विकास की परंपरा विकसित होती है, शुरुआत होती है। और इस चैप्टर में हम देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और गांधी जी के नेतृत्व में किस प्रकार जनता के समर्थन से हमने अखिल भारतीय आंदोलन किए और अंततः भारत ने आजादी पाई। तो किसी भी देश में राष्ट्रवाद जो है वो एक दिन की घटना का परिणाम नहीं है। राष्ट्रवाद एक लंबा प्रोसेस है और ग्रेजुअली विकसित होता है, इसके फेजेस, इसके चरण होते हैं। तो भारत में भी राष्ट्रवाद जो है वो कई चरणों में विकसित हुआ, जिसको हम देखते हैं। देखिए, भारत में जो राष्ट्रवाद है उसको बेसिकली 3 चरणों में हम देखते हैं। पहला चरण है उदारवाद या नरमपंथी। इसका टाइम पीरियड माना गया 1885 टू 1905। दूसरा चरण हम देखें तो उग्रवादी या गरमपंथी। इसका समय हम माने तो इसका समय है 1905 से लेकर 1990 ईस्वी तक। और तीसरा हम देखें तो गांधीवादी काल। गांधीवादी काल का समय है 1919 से लेके 1947, जब हमने आजादी प्राप्त की। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है उसके अधीन हमारे राष्ट्रवाद का विकास कैसे होता है। तो आइए, जो राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना से हम समझने का प्रयास करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई। कहा? बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में, संस्कृत विश्वविद्यालय, ठीक है। 72 मेंबर्स के साथ इसकी स्थापना हुई और इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसकी स्थापना बंबई में हुई। इससे पहले इसकी स्थापना के लिए स्थान चूज किया था पूना, लेकिन प्लेग के कारण उसे पोस्टपोन कर दिया। और 28 दिसंबर 1885 को ये हुई बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में 72 सदस्यों के साथ। इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसकी स्थापना में मेन भूमिका किसकी थी? प्रमुख जो भूमिका थी वो किसकी थी? A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ये एक रिटायर्ड सेवानिवृत्त ब्रिटिश ICS अधिकारी थे, ठीक है। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में मेन भूमिका थी A.O. ह्यूम की। A.O. ह्यूम कौन थे? ये रिटायर्ड IAS ऑफिसर थे, ICS ऑफिसर। अंग्रेज या ह्यूम, हम कहते हैं अंग्रेज या ह्यूम, ये क्या चाहते थे? इनका ये मानना था कि भारतीयों का जो असंतोष है वो हम किसी संगठन के माध्यम से सुरक्षित तौर पे वो भारतीयों का असंतोष अंग्रेजी सरकार तक पहुंचता रहे, ताकि अंग्रेजी सरकार को कोई खतरा ना हो, ताकि 1857 जैसा कोई रिवोल्ट ना हो, जिसके लिए अंग्रेजी सरकार बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। तो उनका ये मानना था कि कैसा संगठन बना दे जिसके माध्यम से हमें अंग्रेजों, भारतीयों की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो पता चलती रही। तो इन्होंने इसे एक सेफ्टी वॉल के तौर पे यूज किया, सुरक्षा कवच के तौर पे, सेफ्टी वॉल। लेकिन भारतीय जो थे, भारतीयों ने इसे किस तौर पे यूज किया? भारतीयों ने इसे त्वरित चालक के तौर पे, इन्होंने इसे सुरक्षा कवच के रूप में यूज किया। यानी भारतीयों की प्रतिक्रिया अंग्रेजों को पता चलती रहेंगी, अंग्रेज उसके अकॉर्डिंग सेफ्टी मेजर अपनाते रहेंगे। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने इसे त्वरित चालक के तौर पे यूज किया, ताकि वो भारतीयों को अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों से बचाती रहे। ओके, तो अब देखिए, ये जो काल था, ये जो कांग्रेस स्थापित हुई, ये काल को उदारवादी या नरमपंथी काल कहा गया। इस समय कौन मेन नेता थे और इनकी क्या नीतियां थी उनको हम देखें। तो देखिए,
इस समय के जो प्रमुख नेता थे उनके बारे में हम देखते हैं। प्रमुख नेता थे दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। इसी के साथ मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और फिरोज शाह मेहता, ऐसे कई नेता थे। इनकी नीतियां कैसी थी? इनकी नीतियां शांतिपूर्ण थी। ठीक है, इनकी नीतियां थी शांतिपूर्ण और ये क्या मानते थे? ये ब्रिटिश न्यायप्रियता में इनका विश्वास था। ब्रिटिश न्यायप्रियता, इनका मानना था कि अगर हम सिस्टमेटिक तौर पे अपनी समस्याओं को अंग्रेजी सरकार के सामने रखेंगे तो अंग्रेजी सरकार हमारी बात जरूर सुनेगी, भारतीयों को जरूर अधिकार देगी। तो देखिए, ये प्रतिवेदन के माध्यम से, शिष्टमंडल कह दें, सभाओं के माध्यम से, अर्जियों के माध्यम से, यानी इन शांतिपूर्ण तरीकों से ये अपनी जो बात है वो अंग्रेजी सरकार तक पहुंचाते थे। और इनका मानना था कि अगर हम सही ढंग से अपनी बात अंग्रेजी सरकार को समझाने में सक्षम रहे तो अंग्रेजी सरकार हमारी बात जरूर मानेगी। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, ये प्रति वर्ष पूरे भारत के अलग अलग स्थानों पे अपने जो अधिवेशन है वो आयोजित करती और ये प्रयास करती कि लोगों को इसमें जोड़े और भारतीय लोगों की समस्याओं को इस मंच पे रखे और अंग्रेजी सरकार तक अपनी बातें पहुंचाए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो काल था 1885 टू 1905, इस समय के जो हमारे नेता थे वो शांतिप्रिय तरीके से अंग्रेजों की जो नीतियां हैं उन पर यकीन रखने वाले थे और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातें कहने वाले थे और उन्हें ये यकीन था कि हमारी बातें अंग्रेजी सरकार जरूर समझेगी, भारतीयों की समस्या को और उसके अकॉर्डिंग नीतियां बनाएगी। अब देखिए, इसमें बेसिकली अभी तक 1885 टू 1905 तक इस कांग्रेस में किस तरह के लोगों का बहुमत था या प्रभाव था? बेसिकली इसमें शिक्षित लोग थे, समृद्ध लोग थे और जिसमें हम कहें बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल लोग थे, जिसमें हम कह सकते हैं उद्योगपति भी, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, शिक्षक, इस तरह से ये लोग शामिल थे। यानी अभी तक मैं कहूं तो आम जनता तक इनका जो विस्तार है या आम जनता को इसमें अभी तक नहीं जोड़ पाए थे। अभी तक समाज के समृद्ध जो लोग हैं, शिक्षित प्रभुत्वशाली जो लोग हैं, उन्हीं का इसमें दबदबा था। आइए अब हम नेक्स्ट फेज देखते हैं, उग्रवादी या गर्मपंथी काल। ओके, अब देखिए 1905 में घटना होती है क्या? 1905 में एक घटना होती है बंगाल विभाजन। ये आपको बंगाल दिखाई दे रहा है। इस बंगाल, क्योंकि बंगाल जो है इस समय ये उभरते हुए राष्ट्रवाद का एक बड़ा केंद्र बन चुका था। तो स्टूडेंट्स, बंगाल जो है वो उभरते हुए राष्ट्रवाद का केंद्र था, तो अंग्रेजी सरकार के लिए बहुत बड़ा खतरा बना हुआ था। तो अंग्रेजी सरकार ने क्या किया? लॉर्ड कर्जन थे उस समय, उन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया। बंगाल विभाजन 1905 किस आधार पे? धार्मिक विभाजन, धार्मिक आधार पे बंगाल को दो भागों में बांट दिया। एक था बंगाल और दूसरा था पूर्वी बंगाल। बंगाल में रखा गया बंगाल, बिहार और उड़ीसा, प्रेजेंट के बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाले क्षेत्र। पूर्वी बंगाल में बंगाल का पूर्वी हिस्सा और साथ ही साथ असम वाला क्षेत्र। ठीक, ये था हिंदू बाहुल्य वाला क्षेत्र, यानी यहाँ अधिकांश लोग हिंदू आबादी के थे, और ये मुस्लिम बहुल आबादी वाला क्षेत्र। इसकी राजधानी बनाई कलकत्ता और इसकी बनाई ढाका। यानी अंग्रेजी सरकार कहती है कि बंगाल बहुत बड़ा प्रांत है तो शासन करने में मुश्किल होती है, इसलिए प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बंगाल को दो भागों में बांटा गया, बंगाल का पूर्वी हिस्सा और बंगाल जो है वो क्षेत्र,
और ये जो क्षेत्र था मुस्लिम आबादी और ये हिंदू आबादी, ये अंग्रेजों की बहुत बड़ी चाल थी हमारे राष्ट्रवाद की गति को धीमा करने के लिए। और यहीं से राष्ट्रवाद में एक नया जो चरण है उग्रवादी या नरमपंथी काल की शुरुआत होती है। नरमपंथी और या जो उग्रवादी जो है, इनके काल को लगभग 1909 से 1919 का काल माना गया है। इनकी प्रीवियस जो उदारवादी जो नीतियां हैं, प्रीवियस जो काल चला गया है, इस तरह की शांतिपूर्ण नीतियों में बिल्कुल यकीन नहीं था। ये अंग्रेजी सरकार से असहयोग की नीति रखते थे और ये मानते थे कि स्वराज के बिना ना कोई सुधार हो सकता है, ना ही शिक्षा में सुधार, ना ही अर्थव्यवस्था, ना ही राजनीति। तो इस काल के जो प्रमुख नेता थे, वो प्रमुख नेता आप पहले सुन चुके हैं कई बार, लाल, बाल और पाल, साथ ही साथ घोष, यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, साथ ही साथ अरविंद घोष। ये इस काल के प्रसिद्ध नेता थे जो कि अंग्रेजों की नीतियों के प्रति असहयोग का रुख अपनाते थे। और बाल गंगाधर तिलक जो है, उनका मानना था, उन्होंने एक नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेके रहूंगा। ये बहुत ही प्रसिद्ध नारा है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई हैव इट। यानी इनका ये मानना था कि स्वराज के माध्यम से ही भारत का विकास संभव है, अन्यथा नहीं। तिलक के द्वारा 2 समाचार पत्र निकाले गए, जिसके माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों को जागृत करने की कोशिश की गई, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दिखाई। इन्होंने केसरी और मराठा एक अंग्रेजी समाचार पत्र था और ये था मराठी भाषा में। ये दैनिक समाचार पत्र था और ये साप्ताहिक यानी वीकली। तो अंग्रेजी सरकार ने इन्हें भारतीयों में देशद्रोही भावना भरने के आरोप में कि केसरी के माध्यम से आपने लोगों में राजद्रोह की भावना भरी है, इसके चलते तिलक को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें बर्मा की जो मांडले जेल है, उस मांडले जेल में 6 वर्ष के लिए कारावास की सजा दे दी। लाला लाजपत राय हैं, ये भी प्रसिद्ध नेता थे और इनकी भी ऐसी ही नीतियां थी। ये उसके बाद अमेरिका चले गए। जो विपिन चंद्र पाल है, उन्होंने अस्थायी रूप से राजनीति से निर्वासन ले लिया और जो घोष है वो राजनीति छोड़ के दक्षिण पांडिचेरी में चले गए और धर्म के मार्ग को उन्होंने चुना। यानी कुल मिलाकर हम ये देखें कि 1905 से लेकर 1919 के बीच भी कोई अखिल भारतीय आंदोलन, कोई ऐसा आंदोलन जिसमें हम अंग्रेजों को टक्कर दे सकें, ऐसा संभव नहीं हो पाया था। और यही वो काल था 1919, यानी प्रथम विश्व युद्ध अभी चल रहा है। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारतीय बहुत ही परेशान है। तो इस समय कुछ भारतीय चाहते हैं कि कुछ ऐसा आंदोलन हो कि उनकी समस्याओं का समाधान हो। और तभी भारतीय राजनीति में एक महान नेता गांधी जी का प्रादुर्भाव होता है। और अब हम देखते हैं यहाँ से गांधीवादी काल की शुरुआत। तो देखिए, महात्मा गांधी को आप सभी जानते हैं, राष्ट्रपिता हैं हमारे ये। और महात्मा गांधी के नेतृत्व में, यानी इन्होंने लोगों को लड़ने का एक नया ढंग जो है वो सिखाया। He introduced the new mode of struggle, that is सत्याग्रह। सत्याग्रह आधारित संघर्ष का इन्होंने तरीका सिखाया। सत्याग्रह है बेस्ड ऑन 2 थिंग्स, सत्य और अहिंसा, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। इस पर आधारित इन्होंने कई आंदोलन चलाए, कुछ लोकल मूवमेंट, स्थानीय आंदोलन और कुछ नेशन वाइड यानी अखिल भारतीय आंदोलन। स्थानीय आंदोलन में चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद, ये हम देखेंगे। इसी के साथ साथ एक इनका रोलट सत्याग्रह है, उसको हम समझेंगे। और अखिल भारतीय आंदोलन जो है
जिनके माध्यम से फाइनली हमें आजादी प्राप्त होती है, हम उनको जानेंगे। 1921 असहयोग आंदोलन, 1930 सविनय अवज्ञा यानी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एंड 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन। तो इस तरीके से फाइनली हम कांग्रेस के नेतृत्व में, गांधी जी के नेतृत्व में, भारतीयों के सहयोग से भारत अंततः आजादी की पीढ़ियों से मुक्त होता है और 1947 में आजाद होता है। तो हमारा ये जो चैप्टर है स्टूडेंट्स, ये हम यहाँ से स्टडी करेंगे गांधीवादी काल से। तो हमारे चैप्टर में सबसे पहले हम देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध जो है उसके दौरान भारत की स्थिति कैसी रही। आइए प्रथम विश्व युद्ध को समझें और उस दौरान भारत की स्थिति और उस दौरान भारतीयों की प्रतिक्रिया को समझें कि क्यों भारतीयों की क्या रिएक्शन थी, भारतीय क्या चाहते थे और अंग्रेजी सरकार ने क्या प्रतिक्रिया शो की। तो आइए स्टूडेंट्स हम देखते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध और भारत यानी भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। डियर स्टूडेंट्स, आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और इसमें पार्टिसिपेट करने वाले दो ग्रुप्स मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। तो देखिए प्रथम विश्व जो है उसका अगर हम समय देखें तो 1914 से 18 इसका समय माना गया है। इसमें दो गुट थे, दो गुटों में एक थे मित्र राष्ट्र और एक थे धुरी राष्ट्र, एलाइड नेशंस एंड सेंट्रल पावर्स। मित्र राष्ट्रों में हमने देखा ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और बाद में इसमें अमेरिका शामिल हो गया। धुरी राष्ट्र में हम देखते हैं जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि ब्रिटेन एक खेमे में है और तुर्की जो राष्ट्र है वो दूसरी पार्टी में। और आप ये भी याद रखिए कि प्रथम विश्व युद्ध में भारत ने ब्रिटेन की तरफ से युद्ध में पार्टिसिपेट किया, यानी चूंकि हम हैं वो अंग्रेजों की कॉलोनी थे, तो अप्रत्यक्ष रूप से जो भारत है, भारत भी प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। और जो भारत है वो ब्रिटेन की तरफ से था, लेकिन जो तुर्की है वो ब्रिटेन की अलग जो गुट है उसमें शामिल था। ओके, अब हम देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने मदद की, तो भारतीय कुछ उम्मीद चाहते थे। अब प्रथम विश्व युद्ध में सिचुएशन क्या थी, देखिए जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी। कैसे? आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी। कैसे पैदा कर दी? आर्थिक दृष्टि से भारत में बहुत परिवर्तन आया, आर्थिक स्थिति खराब हो गई और पॉलिटिकली भी बहुत सारे जो है युद्ध में बहुत ज्यादा खर्चा हुआ और उस खर्चे की ह्यूज लॉस हुआ। उस खर्चे की भरपाई के लिए युद्ध के रूप में लोन लिए गए, साथ ही साथ नए जो पहले से जो कर हैं उन करों में वृद्धि कर दी गई। करों में वृद्धि के साथ साथ जो कस्टम ड्यूटी है, चुंगी कर, उनमें वृद्धि कर दी गई। और इसी के साथ साथ जो न्यू टैक्सेस हैं, नए कर इंट्रोड्यूस किए गए, नए कर लागू किए गए, जैसे इनकम टैक्स यानी आयकर। इसी के साथ ये इस समय जो था युद्ध काल के समय, ड्यूरिंग द वॉर, युद्ध काल के समय प्राइस भी बहुत रैपिडली इंक्रीज हो रही थी, कीमतों में वृद्धि हो रही थी और इस युद्ध काल के दौरान वो लगभग डबल हो चुकी थी, दुगुनी। और यही वो समय था जब फसल जो है खराब जलवायु के चलते फसल नष्ट हो गई और अनाज की कमी आई। लेकिन अनाज की कमी के चलते अंग्रेजी सरकार द्वारा कोई राहत कार्य नहीं किया गया। इसी के साथ साथ जबरन सैनिकों की भर्ती की गई। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है, वहां सैनिकों की जरूरत है, तो जबरदस्ती भारत से सैनिकों की भर्ती की जा रही है। और इसी समय आते आते जो फ्लू है,
उसने महामारी का रूप ले लिया। महामारी मतलब एपिडेमिक, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। और दूसरा, चूंकि फसल नष्ट हो गई इसलिए अकाल यानी फेमाइन की कंडीशन बन गई। अकाल पड़ गया और महामारी आ गई, लेकिन फिर भी अंग्रेजी सरकार ने कोई भी राहत कार्य नहीं किया। ठीक है, तो क्या हुआ, जनगणना के अनुसार लगभग 120 से 130 लाख लोग मारे गए। किससे? ड्यू टू द फेमाइन एंड फ्लू, अकाल और महामारी के कारण। युद्ध खत्म हो गया। ठीक है, परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ, व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ इंडियंस? भारतीयों की प्रतिक्रिया क्या थी? भारतीयों में भारी असंतोष था। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद की और उन्हें उम्मीद थी कि युद्ध के बाद सरकार कोई बेहतर नीतियां बनाएगी, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग, सरकार ने युद्ध के दौरान जो नीतियां फॉलो की उनसे जनता में भारी असंतोष आ गया। अब पब्लिक चाहती थी कि अंग्रेजी सरकार जो है उसके खिलाफ एक अखिल भारतीय आंदोलन स्टार्ट हो, अंग्रेजी सरकार को चुनौती दी जाए। भारतीय अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे, लेकिन इसी समय जो सरकार थी, सरकार ने बहुत सारी दमनकारी, इस मतलब सरकार जो है वो भारतीयों के लिए कुछ बेहतरी के नियम बनाना तो बहुत दूर, सरकार ने दमनकारी नीतियां और तेज कर दी। दमनकारी नीतियां जो है उसमें हम एग्जाम्पल देखेंगे, अभी रोलट एक्ट को देखेंगे, साथ ही साथ हम जलियांवाला बाग हत्याकांड को समझेंगे। तो भारतीय जनता में बड़ा रोष है और इसी समय एक नेता का प्रादुर्भाव हुआ और देखते ही देखते वो एक जन नेता बन गए और भारत में अखिल भारतीय आंदोलनों की शुरुआत होती है। तो आइए हम देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और गांधी जी, और साथ ही साथ गांधी जी के लड़ने का एक नया ढंग सत्याग्रह, और सत्याग्रह से हमारा क्या अभिप्राय है। साथ ही साथ सत्याग्रह को फॉलो करके गांधी जी ने कौन से लोकल मूवमेंट किए और किस प्रकार से उन्होंने अखिल भारतीय आंदोलन शुरू किए। तो आइए हम समझते हैं गांधी जी और सत्याग्रह। भारतीय नागरिक होने के नाते ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति हो जो राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी से परिचित ना हो। ये एक महान शख्सियत थी जिन्होंने निस्वार्थ भाव से सब कुछ त्याग के भारत की आजादी की मां को प्रशस्त किया। तो आप सभी जानते हैं कि जो महात्मा गांधी हैं उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भारत में की, उसके बाद वकालत करने वो विदेश ब्रिटेन चले गए, वहां से आए, थोड़े समय भारत रहे, अगेन वो दक्षिण अफ्रीका चले गए और वहां दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने जो रेसिस्ट गवर्नमेंट है, नस्ल भेदी सरकार है जो काले और गोरे का भेद करती है, उसके खिलाफ सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग करके वहां के लोगों को, भारतीय लोगों को अंग्रेजी उस जो औपनिवेशिक सरकार है उसके खिलाफ सफलता दिलाई। और यहीं से महात्मा गांधी की ख्याति न केवल दक्षिण अफ्रीका बल्कि पूरे भारत में व्याप्त हो गई और वहां से वो 1915 में भारत आते हैं। तो देखिए 1915 में गांधी जी का क्या है, भारत आगमन। कहां से? 9 जनवरी 1915 गांधी जी का भारत आगमन। इससे पहले जो दक्षिण अफ्रीका था, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने क्या किया था, जो रेसिस्ट गवर्नमेंट है, नस्ल भेदी सरकार, उसके खिलाफ सत्याग्रह का प्रयोग किया और सफलता प्राप्त की। ठीक है, अब जब वो भारत आए तो उनकी ख्याति भी उनके साथ आई। अब हम देखते हैं सत्याग्रह से क्या अभिप्राय है। सत्याग्रह को हम समझें। सत्याग्रह में बेसिकली यानी गांधी जी ने लड़ने का एक नया ढंग, गांधी जी ने लड़ने का एक नया ढंग हमें सिखाया। मीन्स द न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल, ही इंट्रोड्यूस द न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल दैट इज सत्याग्रह। और इस सत्याग्रह का आधार क्या था? बेस्ड ऑन
ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा पर ये आधारित था। ठीक है, तो इसमें वो क्या कहते हैं, इसकी प्रमुख विशेषता, वो किस पर बल देते हैं, वो दो चीजों पर बल देते हैं। पहली चीज है सत्य की शक्ति की खोज, यानी सत्य की खोज पर बल दिया उन्होंने। सबसे पहले आप ये जांचें कि सत्य क्या है, और दूसरा सत्य की शक्ति पर बल। ठीक है, पहले तो सत्य को खोजिए और उसके बाद सत्य की शक्ति के आधार पर अपने संघर्ष को जारी रखिए। इसको अगर हम समझें, विस्तार से समझें, तो उनका कहना था कि अगर आपका जो संघर्ष है, अगर आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है और आपका जो उद्देश्य है, उद्देश्य मोटो, वो क्या है, वो सच्चा है, यानी आपका जो उद्देश्य है, मोटो, वो ट्रुथ है, ट्रुथफुल है, संघर्ष जो स्ट्रगल वो अगेंस्ट इनजस्टिस है, तो देयर इज नो नीड ऑफ फिजिकल वायलेंस। शारीरिक हिंसा जो है, शारीरिक हिंसा की आवश्यकता नहीं है। देयर इज नो नीड ऑफ फिजिकल वायलेंस। आपको शारीरिक हिंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सत्य और अहिंसा के बल पर धैर्य रखते हुए सामने वाला जो ऑपरेसर है, उत्पीड़क, जो आप पे दबाव बना रहा है, आपको परेशान कर रहा है, उस ऑपरेसर पे के सामने आप सच बात के लिए अड़िग रहें अपने धैर्य से, और उसकी आत्मा को आप सच एक्सेप्ट करने के लिए मोटिवेट करें, और अंततः जीत सत्य की होगी। आप सामने वाले को इस बात के लिए प्रेरित कर देंगे कि वो अपने हृदय से, दिल से सच्चाई को स्वीकार करे। तो एक बार अगर इस तरीके से सामने वाले ने सच पर आधारित सत्य को स्वीकार कर लिया, तो वो सत्य क्या है, स्थायी है। अगर हम बलपूर्वक किसी पे सत्य थोपते हैं तो वो अस्थायी है। गांधी जी का मानना था कि सत्याग्रह एक ऐसा उपाय है जिससे पूरे भारत को हम सूत्रबद्ध, एकताबद्ध कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या बताया कि हमारा जो संघर्ष है वो अन्याय के खिलाफ है, और जो उद्देश्य है वो हमारा सच्चा है। तो हमें शारीरिक हिंसा की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें केवल सत्य और अहिंसा के आधार पर अड़िग रहना है, और जो उत्पीड़क है, ऑपरेसर है, उसको हृदय से, उसको सच स्वीकार करने के लिए प्रेरित करते रहना है, और अंत में सत्य की ही जीत होगी। तो ये जो तरीका है, ये उन्होंने सत्य के बारे में बताया। और इस सत्याग्रह आधारित ही गांधी जी ने कुछ स्थानीय आंदोलन किए और कुछ अखिल भारतीय आंदोलन, और अंततः हमने आजादी प्राप्त की। तो देखिए, सत्याग्रह आधारित गांधी जी के कुछ स्थानीय आंदोलन हम देखते हैं कि कौन कौन से स्थानीय आंदोलन थे। सत्याग्रह आधारित स्थानीय आंदोलन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके मैप के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। साथ ही साथ रोलर सत्याग्रह है, गांधी जी का सत्याग्रह, ये क्वेश्चन भी जो है रोलर सत्याग्रह हम आगे पढ़ेंगे। गांधी जी और सत्याग्रह है, सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं, ये बोर्ड के लिए 3 मार्क्स के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। साथ ही साथ ये मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। स्थानीय आंदोलन में हम देखें, अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई 1916 में चंपारण, बिहार, नील कामगार जो है उनका सत्याग्रह, ठीक है। 1917 खेड़ा, गुजरात, कृषक सत्याग्रह, और 1918 अहमदाबाद सूती कपड़ा मिल जो मजदूर है, कामगार हैं, उनका मूवमेंट, उनका आंदोलन, उनके लिए सत्याग्रह। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपको नजर आ रहा है बिहार, इसमें यहां आपको मिलेगा जो चंपारण, ठीक है। यहां आपको मिलेगा अहमदाबाद,
और इसके लगभग थोड़ा सा स्लाइटली यहाँ खेड़ा। तो स्टूडेंट्स हम देखें कि गांधी जी जब आए तो बिहार के एक कृषक नेता राजकुमार जो शुक्ल हैं, उन्होंने गांधी जी से रिक्वेस्ट किया कि बिहार में एक बहुत ही पुराने समय से चली आ रही परंपरा है जिससे किसान बहुत परेशान हैं, वो है नील की खेती के लिए लोगों को बाध्य करना। यहाँ एक तिनकठिया जो प्रथा है वो चालू थी। 3/20 हिस्से पर आपकी जमीन के कुल 3/20 हिस्से पर आपको नील की खेती करनी अनिवार्य है। आपको ध्यान होगा कि सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ब्रिटेन में शुरू हुआ और देखते देखते पूरे यूरोप में फैल गया। सूती वस्त्र का निर्माण ब्रिटेन के कारखानों में किया जाता था और कपड़े की रंगाई के लिए सबसे बेस्ट डाई मानी गई इंडिगो यानी नील को, और भारतीय इंडिगो की बहुत ही डिमांड थी। तो यहाँ किसान दो समस्याओं से परेशान थे। एक तो उनको फोर्स किया जा रहा था इंडिगो की खेती के लिए, और दूसरा उनको उसकी अच्छी कीमत भी नहीं दी जाती थी, बहुत ही कम कीमत पे उनसे खरीदा जाता था। तीसरी चीज, नील की खेती बहुत ज्यादा मेहनत वाली है और उसके बाद आपकी जमीन जो है वो बंजर हो जाती है, अन्य जो फसल है वो अच्छे से नहीं उत्पादित होती। तो गांधी जी ने यहाँ क्या किया, गांधी जी वहां गए, इनके वहां पहुंचने पर अपने सहयोगी राजेंद्र प्रसाद और अन्य नेताओं के साथ वहां पहुंचे। अंग्रेज सरकार ने उनके आने पे प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन फिर भी वो वहां पहुंचे और फाइनली गांधी जी ने इनका नेतृत्व किया और फाइनली इस काम में सफलता मिली और यहाँ नील जो ये प्रथा थी उसको समाप्त करवाया। ठीक है, तो ये है इंडिगो प्लांटेशन सत्याग्रह लीड बाय द गांधी जी। सेकंड हम देखें खेड़ा गुजरात। खेड़ा जो गुजरात है वहाँ एक तो प्लेग के कारण और एक फसल नष्ट होने के कारण जो किसान है वो लगान चुकाने में, भू राजस्व जो है लैंड रेवेन्यू पे करने में अनेबल थे। गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने उनके आंदोलन को लीड किया और फाइनली भू राजस्व से उन्हें मुक्ति दिलाई। ठीक है, तो ये पीजेंट सत्याग्रह था। तीसरा, अहमदाबाद में जो सूती कपड़े की मिल जो है कॉटन टेक्सटाइल, वहाँ काम करने वाले जो वर्कर्स हैं उनका भी पे का और बोनस का इश्यू था। गांधी जी के प्रयासों से वो सेटल हुआ, 35% बोनस का उनको सैंक्शन हुआ। यानी कुल मिलाकर ये स्थानीय समस्याएं थी जो गांधी जी के आने से पहले भी बनी हुई थी, बट इन पर ज्यादा कोई ध्यान नहीं दिया गया था। और गांधी जी के आगमन के साथ ही गांधी जी और उनके अन्य सहयोगियों ने इन पे ध्यान दिया और इन स्थानीय समस्याओं को जो है समस्याओं से लोगों को मुक्ति दिलाई। तो इन 3 स्थानीय आंदोलनों के बाद गांधी जी जो है वो एक राष्ट्र नेता के रूप में उभरे, एक जन नेता बने। तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद अंग्रेजों की नीतियों को हम देखते हैं, कैसे अंग्रेजों की नीतियां, दमनकारी नीतियां बढ़ती हैं और गांधी जी एक और आंदोलन शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, चंपारण बिहार, अहमदाबाद और खेड़ा गुजरात, ये मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, गांधी जी और रोलट सत्याग्रह। हम रोलट सत्याग्रह को समझेंगे और उससे पहले हम जानेंगे कि रोलट एक्ट क्या था। गांधी जी और रोलट सत्याग्रह, देखिए मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो अंग्रेजी सरकार ने क्या किया, युद्ध के दौरान ही एक दमनकारी कानून बना दिया, रोलट एक्ट। और ये जो रोलट एक्ट था ये इसलिए बनाया गया ताकि भारत में बढ़ती हुई जो राजनीतिक गतिविधियां हैं, राष्ट्रवादी एक्टिविटी है, उनको कंट्रोल किया जा सके। इसलिए जस्टिस सिडनी रोलट की अध्यक्षता में 1917 में एक कमेटी बनाई। उस कमेटी के तहत ये डिसाइड किया, उन कमेटी को रिपोर्ट देने के लिए कहा और उस रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर रोलट एक्ट बना दिया। इस रोलट एक्ट के बेसिस पर किसी भी भारतीय को शक के आधार पर गिरफ्तार करके 2 साल के लिए जेल में, कारावास में डाल दिया जाता था। यानी किसी भी व्यक्ति को कोर्ट में सुनवाई का मौका नहीं दिया जा सकता। इस कानून को भारतीयों ने इस कानून का विरोध किया, इसे काले कानून की संज्ञा दी और इसके लिए कहा गया कि ना वकील, ना अपील, ना दलील, यानी ना आप वकील कर सकते हैं, ना अपने लिए अपील कर सकते हैं और ना ही कोई दलील दे सकते हैं। यानी कहने का अभिप्राय ये एक ब्लैक लॉ था जिसके माध्यम से भारत के राष्ट्रवाद को कंट्रोल करने की कोशिश की और इसी के खिलाफ गांधी जी ने रोलट सत्याग्रह शुरू किया। तो हम देखें रोलट एक्ट। जो
जो रोलट एक्ट है 1917 में जस्टिस सिडनी रोलट जो हैं उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई और उस कमेटी ने एक रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट के बेसिस पे रोलट एक्ट बना दिया गया। भारतीयों के विरोध के बावजूद भी, भारतीयों ने इसका विरोध किया, उसके बावजूद भी बना दिया। इसके नियम क्या थे? इसके नियम थे किसी भी भारतीय को शक के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ डाउट गिरफ्तार किया जा सकता है और उसे 2 इयर्स के लिए, 2 वर्ष के लिए इम्प्रिजन, कारावास में डाल दिया जाए। ऐसा क्यों किया? रीजन क्या था? कारण था भारत में बढ़ती हुई जो राष्ट्रवादी घटनाएं हैं उनको नियंत्रित करने के लिए, घटनाओं को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, इसको भारतीयों ने क्या कहा? भारतीयों ने इसका विरोध किया और इसे काला कानून की संज्ञा दी। ओके, अब चूंकि ये काला कानून था, गांधी जी ने इसके खिलाफ रोलट सत्याग्रह शुरू किया। ठीक है, तो रोलट सत्याग्रह किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। और कब? ये आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है। 6 अप्रैल 1919 गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह शुरू किया गया, रोलट सत्याग्रह। लोगों ने हड़तालें की, जुलूस निकाले और जितने भी इमारतें अंग्रेजी सरकार का प्रतीक है उन पर धावा बोल दिया। अंग्रेजी सरकार का जो प्रतीक है, इस तरह की इमारतें जो हैं उन पर धावा बोल दिया। जैसे आप समझ सकते हैं, टेलीफोन, टेलीग्राफ, साथ ही साथ रेलवे और सरकारी इमारतें। इस तरह की कंडीशन देखते हुए अंग्रेजी सरकार ने दमन चक्र शुरू कर दिया। ठीक है, अंग्रेजी सरकार ने क्या किया? ये मुख्यतः उत्तर भारत में, पंजाब क्षेत्र में ज्यादा फैल रहा था। तो इसी के खिलाफ, ये जो रोलट एक्ट था, इसी के खिलाफ 9 अप्रैल को 1919 को पंजाब में 2 जो नेता थे, डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन जो किचलू हैं, उनके नेतृत्व में एक जुलूस का आयोजन किया गया। किसके खिलाफ? रोलट सत्याग्रह के खिलाफ, रोलट के खिलाफ, रोलट एक्ट के खिलाफ, सत्याग्रह के खिलाफ ही, रोलट एक्ट के खिलाफ। देन इसी समय अंग्रेजी सरकार जो है पंजाब में कुछ ज्यादा ही उसका रिप्रेशन चल रहा था। 10 अप्रैल 1919 को उन्होंने क्या किया? उन्होंने शांतिपूर्ण जो जुलूस है उस पर गोलियां चलवा दी। शांतिपूर्ण जुलूस, और साथ ही साथ ये जो दोनों नेता थे, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू, इनको गिरफ्तार किया रोलट एक्ट के तहत और इनको निर्वासन पे भेज दिया। और इसी के साथ साथ पंजाब में मार्शल लॉ लगा दी। मार्शल लॉ मतलब होता है एक तरह से सैनिक शासन, यानी ऐसे शासन में आपको कोई भी सभा करने की आजादी नहीं, लोगों को एकजुट होने की आजादी नहीं, यानी आप एक साथ इकट्ठा होकर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ कुछ सभा समिति नहीं बना सकते। तो इस तरह से मार्शल लॉ लगा दी। अंग्रेजी सरकार अपना दमन चक्र तेज कर रही है और एक तरफ जो लोग हैं वो भी परेशान हैं। और जब गांधी जी पंजाब की तरफ आ रहे थे तो अंग्रेजी सरकार ने हरियाणा पलवल में उन्हें पहले ही गिरफ्तार कर लिया। अब इसी का घटनाक्रम हम देखते हैं, बहुत बड़ी घटना, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड आपने सभी ने सुना होगा, जिससे पूरा भारत जो है स्तब्ध रह गया, पूरा भारत उबलने लग गया इस घटना से। अंग्रेजों की दमनकारी नीति का एक चरम थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आप सभी ने सुना है। अगर हम देखें तो ये जो स्थान है, ये स्थान है जलियांवाला बाग। कहाँ? अमृतसर, पंजाब।
ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ जो पंजाब है, पंजाब में यहाँ अमृतसर जलियांवाला बाग जो है लगभग यहाँ स्थित था। ठीक है, समय हम बात करें तो समय 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, और यहाँ लोगों ने सभा की थी। सभा का उद्देश्य क्या था, मोटो क्या था? मोटो दो था, एक तो इनका वार्षिक बैसाखी मेला था, ईयरली बैसाखी फेयर, उसके लिए इकट्ठा हुए थे। दूसरा, सरकार की जो दमनकारी जो नीतियां हैं, रोलट एक्ट जैसी, उन पर चर्चा करने के लिए। तो सभा में सभी आयु वर्ग के लोग थे, क्योंकि मेले में भी आए हुए थे। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, जवान, सभी तरह के लोग इसमें शामिल थे। अब देखिए क्या हुआ, घटनाएं क्या होती हैं। घटनाएं ये होती हैं कि जनरल जो डायर है, जनरल डायर अपने सिपाहियों के साथ यहाँ आता है। और जलियांवाला बाग कैसा स्थान है? जलियांवाला बाग जो है वो शहर के बाहर वाले इलाके में स्थित था, और उसमें एंट्री और एग्जिट का एक ही गेट है, और वो एंट्री एग्जिट का गेट है वो बहुत ही संकरा है। लोग जो है वो अंदर अपनी सभा कर रहे थे शांतिपूर्ण, बिना किसी अस्त्र शस्त्र के। तभी जनरल डायर को किसी ने खबर दी कि लोग वहां एकत्र हैं, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कुछ घटना हो रही है। जनरल डायर आता है अपने सिपाहियों के साथ, और भारत के निर्दोष लोग जो है वो मारे जाते हैं। सरकारी आंकड़े जो है वो कहते हैं 379 जो लोग हैं वो मारे गए, लेकिन वास्तव में मरने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी। तो ये जो घटना थी, अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 20,000 लोग यहाँ इकट्ठा हुए होंगे। तो ये जो घटना थी, ये ब्रिटिश सरकार की जो नीतियां थी उनमें सबसे घृणित जो नीति मानी गई। पूरा देश उबलने लग गया, पूरे देश स्तब्ध रह गया अंग्रेजों की इस नीति के खिलाफ। तो हम बात करें घटनाएं क्या थी। जनरल डायर ने अपने सिपाहियों को गोली चलाने का आदेश दे दिया, और गोली चलाने का आदेश दे दिया तो इसमें यहाँ लगभग संख्या चल रही है 20,000 जो लोग हैं वो यहाँ एकत्र थे, और गोली चलाने का आदेश दिया। तो यहाँ माना गया है कि लगभग 379, ये सरकारी रिकॉर्ड कहते हैं, लेकिन वास्तविक आंकड़ा कुछ और है। ठीक है, सरकारी रिकॉर्डों के अनुसार इतने लोग मारे गए, कुछ घायल हुए, लेकिन वास्तविक आंकड़ा बहुत ज्यादा है। और ये जो लोग थे, इनमें मारे जाने वालों में महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, और इस तरह से ये बहुत ही पूरे भारत में इसकी निंदा हुई। ठीक, इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि पूरा भारत जो है, भारत उबलने लगा। जो लोग हैं, लोग मुख्यतः सड़कों पर आ गए, अंग्रेजी सरकार से, पुलिस से सीधी टक्कर लेने लगे, मोर्चा लेने लगे। लोगों में बहुत ज्यादा रोष पैदा हो चुका था। पहले तो रोलट एक्ट के चल रहा था, उससे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और उसके दौरान बेहतर नीतियां नहीं बनाने का चल रहा था, और उसके बाद उनके जो लीडर्स हैं डॉक्टर सतपाल सैफुद्दीन किचलू, उनको अरेस्ट करने, और फाइनली जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो सरकार ने दमन चक्र तेज कर दिया। सरकार ने क्या किया? सरकार ने लोगों पे कोड़े बरसाए, ठीक है, गोलियां चलाई, साथ ही साथ लोगों को जमीन पर रगड़ा, घसीटते हुए उनको दहशत उनमें पैदा करने की कोशिश की। साथ ही साथ जो सत्याग्रही थे उनका नाक रगड़वाया, यानी ऐसी कोई एक्टिविटी उन्होंने नहीं छोड़ी जिससे भारतीयों में दहशत पैदा की जा सके। यानी उन्होंने पूरी कोशिश की कि भारतीयों में इस तरह से दहशत पैदा कर दी जा सके जिससे भारतीय दोबारा इस तरह की कोई एक्टिविटी करने की ना सोचे। साथ ही साथ हवाई हमले किए गए, यानी बॉम्ब बरसाए गए, हवाई हमले, जिसमें गुंजरेवाला जो वर्तमान पंजाब में है, ये वर्तमान पाकिस्तान में है। तो इस तरह से हम बात करें कि अंग्रेजों ने ब्रूटल रिप्रेशन करना शुरू कर दिया। भारतीय रोलट एक्ट से परेशान थे, गांधी जी ने रोलट एक्ट सत्याग्रह शुरू किया।
उसको खत्म करने के प्रयास चल रहे थे, उससे पहले ही दमन चक्र और तेज हो गया और जलियांवाला बाग जैसी बहुत ही नृशंस हत्या की घटना सामने आती है। पूरा भारत में रोष है, कांग्रेस में रोष है, नेताओं में रोष है और अब गांधी जी ने रोलर सत्याग्रह वापस ले लिया। क्यों? क्योंकि इसकी सीमाएं थी। ये क्यों असफल रहा? इसकी सीमाएं क्या थी? ये केवल उत्तर भारत कह दे या बेसिकली शहरों तक ही सीमित था। ठीक है, तो अब गांधी जी ने इस बात को समझा कि अब हमें अखिल भारतीय आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता है अगर हम अंग्रेजों को टक्कर देना चाहते हैं। अखिल भारतीय आंदोलन केवल और केवल हिंदू और मुस्लिम एकता से ही संभव है। यानी कहने का अभिप्राय भारत के सभी आयु वर्ग के, भारत के सभी धर्मों के, सभी संप्रदायों के, उत्तर भारत के, दक्षिण भारत के सभी समुदायों के सभी लोगों को अगर शामिल किया जाए तभी एक व्यापक अखिल भारतीय आंदोलन शुरू होगा। चूंकि अंग्रेजी सरकार का मेन मोटो चल रहा था भारत में फूट डालो और राज करो की नीति, तो गांधी जी ने समझ लिया था कि हिंदू और मुस्लिम एकता के बिना भारत में अखिल भारतीय आंदोलन शुरू नहीं किया जा सकता। और अब कांग्रेस और गांधी जी के नेतृत्व में एक अखिल भारतीय आंदोलन शुरू करने की मुहिम शुरू हो गई। तो अब तक हमने देखे गांधी जी के नेतृत्व में स्थानीय आंदोलन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे किस तरह से खिलाफत का जो मुद्दा है उस पर गांधी जी ने समर्थन दिया, कांग्रेस ने हरी झंडी दिखाई और असहयोग आंदोलन कैसे शुरू हुआ, उसके क्या कार्यक्रम थे, साथ ही साथ वो ग्रामीण क्षेत्र या बागानों में या वनों में किस तरह से शुरू हुआ और किस तरह से वो आंदोलन भी वापस ले लिया। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। आप इसे कई बार देख सकते हैं, अपनी बुक पढ़ के नोट्स बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।